संवाद उपनिषद श्रृंखला में आज का विषय भाव अनुभाव भाग 3। हमारे विचार और भाव आते जाते रहते हैं, किंतु यह केंद्रस्थ अहम अथवा मैं स्थायी बना रहता है। इसी के कारण शरीर की आस्था है। जीवन के सारे ज्ञान और अनुभवों का आधार यही है। अनुभव जनित यही ज्ञान सृष्टि विकास का आधार बनता है। कौन सीखता है और कौन ज्ञान का उपयोग करता है, इसका उत्तर अहम है। ज्ञान और अनुभव ही हमारी भाव भूमि का निर्माण करते हैं। यह कार्य मन के स्तर पर होते हैं। ज्ञान के संस्कार को भावना का भाव कहते हैं। कर्म के संस्कार को वासना कहते हैं। अनुभव निरंतर होते रहते हैं, रुकते नहीं। भाव भी नहीं रुकते। हमारा आभा मंडल एक ओर हमारे व्यक्तित्व के आधार पर बदलता रहता है, तो दूसरी ओर पृथ्वी के आभा मंडल के प्रभाव से बदलता रहता है। अतः सृष्टि और शरीर का संचालन एक ही सिद्धांत पर आधारित है। यथा अंडे तथा पिंडे का भी यही तात्पर्य है। जो कुछ हमारे जीवन में घटित होता है, उसका भावनात्मक प्रारूप आभा मंडल के रूप में विद्यमान रहता है। सूक्ष्म स्तर पर भी यह वैसा ही बना रहता है। चूंकि स्थूल के परिवर्तन धीरे होते हैं, अतः ये समय के साथ ही परिलक्षित होते हैं। सूक्ष्म का परिवर्तन निरंतर गतिमान बना रहता है। अति सूक्ष्म तक इसका विस्तार होता है। हर प्राणी और पदार्थ का आभामंडल सृष्टि से जुड़ा है, जो दूर दूर तक सूक्ष्म रूप से व्याप्त है। अतः हर एक प्राणी एक दूसरे से अवश्य प्रभावित होता है, चाहे वह चुपचाप पास ही क्यों न बैठा हो। ऊर्जा का आदान प्रदान तो वहां भी होता रहता है। भावनाओं को प्रभावित करने का क्रम भी बना रहता है। चीनी दार्शनिक ने लिखा है, परिवर्तन सृष्टि का नियम है। सृष्टि और प्रकृति के इस आदेश को नकारा नहीं जा सकता। इसी में सृष्टि के विकास का बीज छिपा हुआ है। यह परिवर्तन हम सब मिलकर लाते हैं। हमारी ऊर्जाओं का आदान प्रदान ही परिवर्तन का मूल कारण है। हम भावनाओं को भले ही निजी संपत्ति माने, किंतु यह सत्य है कि हमारी भावनाओं को हमारा संपूर्ण वातावरण जड़ चेतन प्रभावित करता है। सब मिलकर एक दूसरे को परिवर्तित करते हैं। इसीलिए वसुधैव कुटुंबकम की अवधारणा का सही तात्पर्य समझ में आना आवश्यक है। हमें आयु सूर्य से मिलती है, अन्न चंद्रमा से मिलता है, सोम की कमी चंद्रमा पूर्ण करता है। हमारा मन परमेष्टि लोक से आया हुआ है, अर्थात हमारे जीवन में इन सब का नित्य जुड़ाव है, प्रभाव है। हमारी इच्छा, कामना, भावना इसी का अंग है। जैसे जैसे हम ऊपरी स्तरों पर देखते हैं, इनका स्वरूप अति सूक्ष्म होता चला जाता है, गतिमान होता चला जाता है। हमारे भावों की तरंगें अंतरिक्ष में रहती हैं। जब सभी प्राणियों के भावों की तरंगें अंतरिक्ष में होंगी, तो अंतरिक्ष इन तरंगों का समुद्र जैसा दिखाई पड़ेगा। ये मिश्रित तरंगें सबको प्रभावित करेंगी और सब मिलकर इन तरंगों के मिश्रण को प्रभावित करेंगे। इस बात से किसी भी देश अथवा भूभाग की संस्कृति का महत्व समझा जा सकता है। एक व्यक्ति को आने वाला क्रोध दूसरे व्यक्ति के क्रोध की तरंगों को बढ़ा देता है, जो उनके आपसी व्यवहार को निर्धारण करता है। यही प्रभाव सद्भाव की तरंगों का होता है। ऋषि मुनियों के समीप सभी शांत क्यों दिखाई पड़ते हैं, यह हम सहज ही समझ सकते हैं। यही कारण है कि रोगी को स्वास्थ्य लाभ के लिए प्राकृतिक सौंदर्य से परिपूर्ण स्थान पर रहने की सलाह दी जाती है। प्रकृति की इस अद्भुत उपचार क्षमता का कारण भी सूक्ष्म भाव तरंगे ही हैं। वन्यजीव, पशु पक्षी, पर्वत, नदी नाले, पेड़ पौधे आदि सभी की भाव तरंगों का मिश्रण हमें प्रसन्न एवं निरोगी बनाए रखता है। भावों के धरातल। भावों को हम 3 प्रकार के धरातलों पर आंक सकते हैं: सकारात्मक, नकारात्मक और तटस्थ। सकारात्मक भाव सदा कार्य के गुणों पर केंद्रित होते हैं, आशावादी होते हैं, लोक कल्याण के साथ जुड़े होते हैं। व्यक्ति की कल्पना के साथ सकारात्मक भावों का नाता होता है। ये प्रोत्साहन का मार्ग प्रशस्त करते हैं, प्रसन्नता देते हैं। नकारात्मक भाव कार्य के अवगुणों को पहले देखते हैं। इनमें शंकाओं का प्रभाव अधिक होता है। अस्थिरता अथवा हिचक बनी रहती है। स्मृति का प्रभाव अधिक होता है। व्यक्ति स्वयं केंद्र में ही सीमित रहता है। स्थिर रह पाना आसान नहीं है। यह श्रेष्ठ है
किंतु इसके लिए बहुत अभ्यास की जरूरत पड़ती है। कुछ व्यक्ति स्वभाव से स्थिर होते हैं अथवा दिखाई देते हैं। हर व्यक्ति अलग अलग जगह पर अलग अलग लोगों के सामने अलग तरह से व्यवहार करता है, भूमिकाएं बदलता है। अतः बाहर और भीतर वह एक सा रहे, यह बहुत मुश्किल कार्य है। वह अनायास अलग अलग दिखाई पड़ सकता है और विचार करके भी। जीवन में बढ़ता भौतिकवाद भी हमारे अनेक चिंताओं का कारण है, हमारे बढ़ते अहंकार का कारण है। यही हमें व्यक्तिवाद की ओर अग्रसर कर रहा है। असुरक्षा का बढ़ता भाव जीवन में अनेक प्रकार के भय पैदा कर रहा है। ये सब मिलकर ही हमारे भावों को नकारात्मक बना रहे हैं, हमारी चिंताओं को बढ़ा रहे हैं और हमें मानसिक रूप से रोगी बना रहे हैं। जीवन में हर घटक का महत्व है। यह बात समझ में आते ही सकारात्मक भाव की शुरुआत हो जाती है। आपके मन में सबके लिए आदर भाव पैदा होता है। समाज में हर व्यक्ति का जीवन में योगदान दिखाई पड़ने लग जाता है। यही भाव मन में नया वातावरण बनाता है, जीवन को समझने और सकारात्मक बनाने का मार्ग प्रशस्त करता है। आप अपने आप में कितने ही महत्वपूर्ण हो, इस भाव के आते ही आपका महत्व कम हो जाता है। अहंकार छटता जाता है, व्यक्ति भीतर के चिंतन में उतरने लगता है, जीवन को नजदीक से देखने लगता है, स्वयं को दूसरों के लिए कैसे उपयोगी बनाए इस पर विचार करता है, व्यष्टि से समष्टि की ओर मुड़ता है, उसका यश बढ़ता है, विनय बढ़ता है, कर्म की भूमिका बदलती जाती है, कार्य और चर्चा वही रहती है, केवल भाव बदलते हैं। इसी से कार्यों के परिणाम बदलते हैं। भौतिकवाद के केंद्र में शरीर होता है, सकारात्मक भाव में मन की प्रधानता होती है। माँ जिस प्रकार बच्चे का कार्य करते समय शरीर को भूल जाती है और भावों के सुख का आस्वादन करती है, यही पवित्रता मानस में सकारात्मक भाव बनाए रखती है। व्यक्ति का जीवन भावों के आधार पर चलता है। भाव ही जीवन का स्वरूप तय करते हैं, जीवन को गति प्रदान करते हैं और विश्व में व्यक्ति की प्रतिष्ठा भी करते हैं। भाव मन की इच्छा के साथ चलते हैं, इन पर व्यक्ति का नियंत्रण नहीं होता। व्यक्ति चाहे कि वह किसी इच्छा को पैदा ही न होने दे अथवा किसी विशेष प्रकार की इच्छा ही पैदा हो, यह संभव नहीं है। इच्छा को मन का रेत कहते हैं। रेत शब्द यहाँ बीज रूप में प्रयोग किया गया है। इच्छा मन की स्वाभाविक गति है, व्यक्ति के हाथ में है इच्छा का आकलन करके निर्णय करना कि इच्छा पूरी करे अथवा न करे, कब पूरी करे, कैसे पूरी करे। यह निर्णय व्यक्ति के भावों पर आधारित होता है। जब व्यक्ति अपने जीवन का उद्देश्य तय कर लेता है तथा जब वह एक लक्ष्य बनाकर कार्य करता है तो उसके भाव भी उसी के अनुरूप ढलने लगते हैं। व्यक्ति उसी प्रकार के भावों का अभ्यस्त होने लग जाता है। मन में उठने वाली इच्छा को वह अपने भावों के अनुरूप ढालने का प्रयत्न करता है। जिस व्यक्ति के जीवन का लक्ष्य नहीं बन पाता, उसके लिए इच्छा का महत्व ही नहीं होता। वह इच्छा का जीवन विकास में सदुपयोग नहीं कर सकता। प्रतिबिंबित मन चंचल होता है, वह दिन में अनेक बार बदलता है, मरता है, नया पैदा होता है। हर इच्छा के साथ वातावरण मन को बदलने में सहायक होता है। वातावरण के अनुरूप ही इच्छा का स्वरूप बन जाता है। व्यक्ति हवा के झोंके के साथ इधर उधर डोलता है, एक दिशा में नहीं चल सकता। इसके अलावा जीवन परिवर्तनशील भी होता है। परिवर्तन सृष्टि का अंग है, सृष्टि स्वयं परिवर्तनशील है। इसी के साथ उसके मन में परिवर्तन आते हैं, जीवनचर्या में परिवर्तन आते हैं, कामकाज के ढंग में परिवर्तन आते हैं। आज तो परिवर्तन की गति इतनी बढ़ गई है कि व्यक्ति स्वयं को इस गति से बदलने में असहाय पाता है। इस बात का भय हो गया है कि यदि समय के साथ नहीं बदल पाया तो क्या होगा। हर परिस्थिति में व्यक्ति की भावभूमि ही निर्णायक सिद्ध होती है, उसी के अनुरूप बुद्धि कार्य करती है। शरीर चलता है और कार्यों का निष्पादन होता है। भावभूमि के दो पहलू प्रमुख हैं, सकारात्मक और नकारात्मक। भाव हमारे चिंतन का आधार है। हमें अपनी इच्छित वस्तु प्राप्त हो और अप्रिय वस्तु से छुटकारा प्राप्त कर सकें, इसी उहापोह में व्यक्ति लगा रहता है। उसके चिंतन का भी यही आधार होता है। प्रिय वस्तु हाथ से छूटे नहीं, यह भी चिंता रहती है। व्यवहार में सब कुछ असंभव है, प्रिय हो अथवा अप्रिय।
सदा उसका योग बना ही रहे, यह संभव नहीं है। सब संयोग से चलता है। हम प्रिय के जाने से भी दुखी होते हैं और अप्रिय के आने से भी। इसी प्रकार अनेक स्थितियां हमारे चिंतन एवं कर्म को प्रभावित करती रहती हैं। इन स्थितियों में यदि हम सकारात्मक दृष्टिकोण रखते हैं तो अलग चित्र बनता है और नकारात्मक दृष्टिकोण से अलग बनता है। सकारात्मक भाव कल्याण सूचक होते हैं, मैत्री, करुणा, दया, आनंद आदि भावों से युक्त होते हैं, आशावाद से जुड़े होते हैं। नकारात्मक भावों में राग, द्वेष, ईर्ष्या, लोभ, अहंकार आदि का प्रभाव विशेष होता है। निराशा का भाव बलशाली होता है। मन अनेक आशंकाओं से घिरा रहता है।